अर्थशास्त्र हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाली बात यह है कि इतिहास के सबसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री आज तक इस बात पर सहमत ही नहीं हो पाए कि आखिर उनके अपने इस विषय की सही परिभाषा क्या है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिना किसी स्पष्ट परिभाषा के किसी भी विषय को समझना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इस विश्लेषण में हम अर्थशास्त्र की इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा जॉन मिनार्ड कीन्स के इस मशहूर कथन से लगाया जा सकता है। उनका मानना था कि परिभाषाओं के इस अंतहीन विवाद ने अर्थशास्त्र का गला ही घोंट दिया है। सब कुछ उलझ कर रह गया है। एक और विचारक थे, ज़्यूथन। उन्होंने तो साफ कह दिया कि यह एक अपूर्ण विज्ञान है, इसे किसी एक दायरे में बांधना नामुमकिन है। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है, आखिर ये विषय है क्या? इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम एक एक करके इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले अर्थशास्त्र की पहेली को समझेंगे, फिर धन के विज्ञान पर चर्चा करेंगे, इसके बाद उस मशहूर निकृष्ट विज्ञान वाली आलोचना को देखेंगे, फिर मानव कल्याण के प्रवेश की बात होगी और अंत में देखेंगे कि कैसे इन सब का खंडन हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस विषय से जुड़ी मुख्य पहेली की। अर्थशास्त्र की अनगिनत परिभाषाओं के इस पूरे सफर को मोटे तौर पर इन कुछ मुख्य विचारधाराओं में बांटा जा सकता है। एडम स्मिथ जैसे क्लासिकल विचारकों ने अपना पूरा ध्यान सिर्फ धन पर लगाया। बाद में मार्शल जैसे नियो क्लासिकल विचारकों का फोकस इंसान के कल्याण पर आ गया। फिर रॉबिन्सन, जिन्होंने सीमित संसाधनों या दुर्लभता का सिद्धांत दिया। आगे चलकर प्रोफेसर जे.के. मेहता ने आवश्यकता विहीनता की अनोखी बात कही और आज के आधुनिक समय में पूरा ध्यान आर्थिक विकास पर टिक गया है। आइए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और उस पहले बड़े प्रयास को देखते हैं जिसने इस विषय को धन का विज्ञान कहा। हम बात कर रहे हैं एडम स्मिथ और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की। एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, उनका नजरिया बिल्कुल साफ था। उनके लिए अर्थशास्त्र पूरी तरह से धन का विज्ञान था। उनकी मशहूर किताब का नाम ही राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच था। उनके हिसाब से इस शास्त्र का बस एक ही मकसद था, देश की भौतिक संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए। पूरा का पूरा फोकस सिर्फ पैसे और संपत्ति पर था। लेकिन इस सोच में एक बहुत बड़ी खामी थी। इस नजरिए में धन का मतलब सिर्फ वो भौतिक चीजें थीं जिन्हें देखा या छुआ जा सके, जैसे सोना, चांदी या जमीन। इसका नतीजा ये हुआ कि अर्थशास्त्र में सिर्फ उन्हीं गतिविधियों को गिना जाने लगा जो कोई भौतिक वस्तु बना रही थीं। अब जरा सोचिए, जो इंसान असली में मेहनत कर रहा था, जो इन चीजों का उपभोग कर रहा था, वो तो इस परिभाषा में कहीं पीछे ही छूट गया। इन्होंने एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली जिसका काम बस पैसा कमाना था, बाकी कुछ नहीं। और जाहिर है, इस तरह की एक तरफा सोच का एक न एक दिन भारी विरोध होना ही था। धन को लेकर इस हद तक दीवानगी ने कई विचारकों को नाराज कर दिया। रस्किन और कार्लाइल जैसे समाज सुधारकों ने इस धन केंद्रित परिभाषा की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने अर्थशास्त्र को स्वार्थी और अंधकारपूर्ण विषय कह डाला। उनके लिए ये एक निकृष्ट विज्ञान यानी एक डिज्मल साइंस बन चुका था। उनका मानना था कि इस शास्त्र ने इंसानियत को पूरी तरह भुला दिया है और सिर्फ लालच को बढ़ावा दिया है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये आलोचना एक बहुत ही बुनियादी बात पर टिकी थी, साधन और साध्य का फर्क। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने गलती ये की कि उन्होंने धन को ही अंतिम लक्ष्य यानी साध्य मान लिया, जबकि सच तो ये है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, एक टूल है। असली लक्ष्य तो इंसान और उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। धन को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने की वजह से ये शास्त्र बहुत ही संकुचित और एकांगी हो गया था। इस आलोचना के बाद वक्त आया एक बड़े बदलाव का, जहां एंट्री होती है मानव कल्याण की। करीब 100 साल की इस उलझन के बाद अल्फ्रेड मार्शल आते हैं। उन्होंने इस विषय का पूरा रुख ही पलट दिया। ठंडे बेजान पैसों से ध्यान हटाकर उन्होंने फोकस सीधा इंसान की भलाई पर डाल दिया। अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र असल में मनुष्य के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यहाँ इंसान सबसे पहले है और धन उसके बाद। मार्शल का तर्क था कि अर्थशास्त्र सिर्फ उन गतिविधियों को देखता है जो भौतिक कल्याण को बढ़ाती हैं और जिन्हें पैसों में मापा जा सकता है।
सबसे बड़ी बात, उन्होंने समाज में रहने वाले एक आम इंसान की बात की, किसी लालची मशीन की नहीं। मार्शल के इस विचार को उनके शिष्य एसी पिगू ने थोड़ा और निखारा। पिगू ने कहा कि अर्थशास्त्र सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। मतलब समाज के कल्याण का वो हिस्सा जिसे हम पैसों के पैमाने पर नाप सकते हैं। पिगू का नजरिया एकदम एक डॉक्टर जैसा था। वो अर्थशास्त्र का इस्तेमाल सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समाज रूपी मरीज का इलाज करने के लिए करना चाहते थे। अब तक लग रहा था कि अर्थशास्त्र को उसकी परफेक्ट परिभाषा मिल गई है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी, जो हमें अंतिम खंडन की तरफ ले जाती है। ऐसा लगा कि मार्शल और पिगू ने सब सुलझा दिया है, लेकिन 1932 में लियोनेल रॉबिन्स आए और उन्होंने इस पूरी कल्याणवादी इमारत को तर्कों के हथौड़े से तोड़ दिया। रॉबिन्स ने एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल पूछा। मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र सिर्फ समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन है, तो फिर जरा इस पर विचार करें। क्या जंगल में रहने वाले किसी सन्यासी या किसी एकांत द्वीप पर फंसे रॉबिन्सन क्रूसो की गतिविधियां अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं हैं? यहीं पर मार्शल की परिभाषा कमजोर पड़ने लगी। मार्शल अर्थशास्त्र को सिर्फ एक सामाजिक विज्ञान मान रहे थे, जो केवल समाज के लोगों पर लागू होता है। लेकिन रॉबिन्स का कहना था कि नहीं, ये एक मानव विज्ञान है। ये कैसे हो सकता है कि जंगल में बैठा इंसान अर्थशास्त्र के दायरे से बाहर हो, लेकिन शहर में आते ही वो अर्थशास्त्र का विषय बन जाए? रॉबिन्स के मुताबिक जहां भी इंसान है और उसके पास सीमित संसाधन है, वहां अर्थशास्त्र है, चाहे वो समाज में हो या बिल्कुल अकेला। रॉबिन्स ने एक और बहुत बड़ी खामी पकड़ी। मार्शल का कहना था कि अर्थशास्त्र सिर्फ भौतिक चीजों का अध्ययन करता है। अब इसे इस तरह समझिए, मार्शल के हिसाब से जंगल में लकड़ी काटने वाले की मजदूरी तो अर्थशास्त्र का हिस्सा है, क्योंकि लकड़ी एक भौतिक चीज है। लेकिन एक नर्तकी या गायक की फीस को अर्थशास्त्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कोई भौतिक वस्तु नहीं बना रहे। ये तर्क बिल्कुल गले नहीं उतरता। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सेवा क्षेत्र से जुड़ा था, वो इस परिभाषा से ही बाहर हो रहा था। और फिर आया रॉबिन्स का सबसे जबरदस्त प्रहार, कल्याण के विचार पर। क्या अर्थशास्त्र को सच में सिर्फ अच्छी और भलाई वाली चीजों का अध्ययन करना चाहिए? जरा शराब या सिगरेट के उत्पादन के बारे में सोचिए। ये चीजें इंसान का कोई कल्याण नहीं करती, फिर भी इनमें करोड़ों का व्यापार होता है। क्या एक अर्थशास्त्री इसे अनदेखा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। रॉबिन्स ने साफ किया कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, नीतिशास्त्र नहीं। क्या सही है और क्या गलत, ये तय करना अर्थशास्त्र का काम नहीं है। ये वो निर्णायक तर्क था जिसने पुरानी कल्याणवादी परिभाषाओं को पूरी तरह से नकार दिया। रॉबिन्स ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अर्थशास्त्री का काम केवल यह देखना है कि सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उन संसाधनों से समाज का भला हो रहा है या नहीं, यह उपदेश देना उसका काम नहीं है। उनके हिसाब से अर्थशास्त्र को ये भौतिक कल्याण वाला चश्मा उतार फेंकना चाहिए। धन से लेकर कल्याण तक और फिर कल्याण से लेकर दुर्लभता या सीमितता तक, अर्थशास्त्र की परिभाषा का ये सफर ये साबित करता है कि इंसान का व्यवहार और संसाधनों का ये अध्ययन कितना बदलता रहता है। ज्यूधन की वो बात आज भी एकदम सही लगती है कि किसी अपूर्ण विज्ञान को एक छोटी सी सीमा में बांधना नामुमकिन है। तो अब सोचने वाली बात यह है, एक ऐसी दुनिया जो हर पल बदल रही है, क्या उसमें हम कभी अर्थशास्त्र को कुछ किताबी शब्दों में पूरी तरह कैद कर पाएंगे, या फिर इसका विकास ऐसे ही बिना किसी अंतिम परिभाषा के जारी रहेगा? इस विश्लेषण से अर्थशास्त्र की ये उलझी हुई पहेली निश्चित रूप से एक नई